नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के बाद एग्जिट पोल भी आ गए हैं और उन्होंने कुछ संकेत तो दे ही दिए हैं। हालांकि मैं एग्जिट पोल पर कभी भरोसा नहीं करता हूं। ख़ास तौर पर पिछले कुछ वर्षों में एग्जिट पोल्स करने वालों की जो लाइन लग गई है और उनमें से ज़्यादातर मुझे फर्जी दिखते हैं, नए नए आए हैं, उनका कोई अनुभव नहीं है और क्या पता किसी राजनीतिक एजेंडे के तहत किसी से पैसे लेकर उन्होंने एग्जिट पोल किए हों, तो उन पर यकीन क्यों किया जाए। जो क्रेडिबल एजेंसीज़ हैं, अगर उनके एग्जिट पोल्स आते हैं तो मैं उन पर गौर ज़रूर करता हूं, लेकिन भरोसा फिर भी नहीं करता क्योंकि वो भी गलत साबित होते रहे हैं। इसलिए बेहतर तो ये होगा कि 14 नवंबर को जो परिणाम आए उसी पर हम अपनी राय बनाएं। लेकिन एक ट्रेंड जो दिखा दिया है एग्जिट पोल्स ने, जिसमें ये बताया जा रहा है कि एनडीए भरपूर बहुमत के साथ आ रहा है और कई एग्जिट पोल तो 200 पार भी पहुंचा रहे हैं, लेकिन जो क्लोज कॉन्टेस्ट की बात की जा रही थी एनडीए और महागठबंधन के बीच, वो इन पोल्स में नहीं दिख रही है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। फर्जीवाड़ा उनमें से एक है, चुनावी धांधली दूसरा है, और तीसरी बात ये भी है कि जो पोलस्टर हैं उनका अपना ही दिमाग बोल गया हो, काम करना बंद कर दिया हो। और चौथी बात तो ये है कि हो सकता है कि जो अंडर करंट हो वो हम में से कोई पकड़ ही ना पाया हो। हालांकि ऐसा नहीं हो सकता कि हरियाणा में जो कुछ हुआ वहाँ भी एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे, कांग्रेस को जिता रहे थे सब। महाराष्ट्र में ये भी हो रहा था और यही एग्जिट पोल 2024 में बीजेपी को और एनडीए को 350 से 400 सीटें भी देने लगे थे। तो इनका हाल बहुत बुरा रहा है, चाहे कितने ही क्रेडिबल और अनुभवी क्यों ना हो, वो बहुत बार गलत साबित हुए हैं। तो इनको दरकिनार करते। लेकिन आज मैं इसी एग्जिट पोल से एक पहलू पर बात करना चाह रहा हूँ, और अगर वो सही निकलता है तो वो कितना महत्वपूर्ण पहलू साबित होगा। प्रशांत किशोर की बात मैं करना जा रहा हूँ कि प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा चुनाव के एक ऐसे एक्स फैक्टर थे जो पूरे चुनाव को प्रभावित करते हुए दिख रहे थे और बहुत सारे लोगों को बहुत सारे उनसे उम्मीदें भी थीं। और वो खुद भी ये दावा कर रहे थे कि या तो हम सरकार बनाएंगे या फिर 10 से नीचे आ जाएंगे। लेकिन 10 से भी कितने नीचे आएंगे, ये अगर आप एग्जिट पोल को देखें तो हैरत होती है। मतलब उनको कोई भी एग्जिट पोल 5 से ऊपर सीटें भी देने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब है कि प्रशांत किशोर बहुत गहरे संकट में हैं। उन्होंने जो 3 साल से मेहनत की, हो सकता है कि वो बीजेपी की भी टीम रहे हों, बीजेपी की मदद कर रहे हों, जो भी कारण हो, लेकिन इनको अगर आप दरकिनार कर दें, थोड़ी देर के लिए उनको किनारे रख दें और ये सोचें कि 3 साल तो प्रशांत किशोर ने बिहार में लगाए ही, गांव-गांव पदयात्रा की, संगठन बनाया, कार्यकर्ता खड़े किए और फिर चुनाव भी लड़ा। तो आखिरकार इतनी मेहनत करने के बावजूद, और ये भी ध्यान रखिए कि उन्होंने बहुत सारे मुद्दे ऐसे खड़े किए चुनाव में जिनका श्रेय उनको दिया जा सकता है। उनमें से माइग्रेशन का मुद्दा है, बेरोज़गारी का मुद्दा है, और ये मुद्दे ऐसे हैं जो बिहार के समाज को मथते भी रहे हैं। और ये भी ध्यान रखिए कि प्रशांत किशोर ने बिहार की जनता को बड़े बड़े ख्वाब नहीं दिखाए, उन्होंने बल्कि उनको रियलिटी से दिखाया और उनको एक तरह से डांट फटकार के बताया कि जो भी बिहार की हालत ख़राब है उसके लिए और कहीं नहीं, बिहारी ही जिम्मेदार है। ये तमाम चीज़ें हैं। और उन्होंने इसी चुनाव के दौरान भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप बीजेपी और जेडीयू के नेताओं पर लगाए, जो कि दूसरी पार्टी के नेता हिचकिचा रहे थे। उन्होंने उस तरह के करप्शन के चार्जेस नहीं लगाए। बाद में आर.के. सिंह ने भी, जो बीजेपी के ही नेता रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने भी एनडीए सरकार पर बहुत गंभीर आरोप 62,000 करोड़ के घोटाले का लगाया, जिस पर हम लोग पहले बात कर चुके हैं। कहने का मतलब यह है कि प्रशांत किशोर ने अपनी राजनीतिक ज़मीन खड़ी करने के लिए बहुत मेहनत की, बहुत दिमाग लगाया, बहुत पैसा खर्च किया
और उसके बाद अगर उनकी ये दुर्गति होती है कि वो 5 सीटों भी नहीं हासिल कर रहे हैं, कई लोगों ने तो 0 सीटें भी दी हैं उनको, तो ये उनके लिए एक बहुत 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 बड़ा डिज़ास्टर होगा। इस डिज़ास्टर से उभरना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर 10 से कम सीटें आती हैं तो वो तो खुद भी कह चुके हैं कि फिर तो मैं राजनीति ही छोड़ दूंगा। तो क्या अब उनके लिए राजनीति ही छोड़ना एक विकल्प बचेगा? क्या वो 14 तारीख को जब परिणाम आएंगे और अगर एग्ज़िट पोल जैसे परिणाम आए तो क्या वो संन्यास लेने के लिए निकल जाएंगे? तो ये 3 साल की मेहनत का क्या होगा? क्या उन्होंने एक प्रयोग कर लिया और अब इससे वो तौबा कर लेंगे, या फिर वो अपनी बात से मुकर जाएंगे और एक नए सिरे से एक और मौका तलाशेंगे अगले 5 साल बाद होने वाले चुनावों के लिए, या फिर अपने धंधे में वापस लौट जाएंगे? आखिरकार ये सवाल तो प्रशांत किशोर अपने से भी पूछ रहे होंगे और बिहार की जनता से भी पूछेंगे ही कि इतना सब उनको समझाने के बावजूद, बताने के बावजूद वो क्यों किसी एक ऐसे गठबंधन के गोदी में जा गिरे, अगर एग्ज़िट पोल को हम गंभीरता से लें तो, जो 20 साल से सत्ता में है और बिहार की हालत जस की तस है, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। पर कैपिटा इनकम वैसे की वैसी है, बेरोज़गारी वैसे की वैसी है, पलायन उसी तरह से बड़ी संख्या में हो रहा है। इस सब के बावजूद बिहार की जनता जागती क्यों नहीं? आखिरकार उसको कौन सा नशा दे दिया है एनडीए सरकार ने? क्या नीतीश कुमार ने जो अपना वोट बैंक क्रिएट कर लिया, चाहे वो महिलाओं का हो, अति पिछड़ों का हो या महादलितों का हो, क्या उस वोट बैंक ने नीतीश कुमार को इतना मजबूत कर दिया है कि चूंकि वो हार नहीं रहे हैं इसलिए राजनीति नहीं बदल रही है, वो बीजेपी के साथ खड़े हुए हैं, बीजेपी उनके कंधे का इस्तेमाल कर रही है, इसके बावजूद कि चुनाव के बीच में ही ये भी ऐलान कर दिया गया कि हो सकता है कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री न रहें। इसके बावजूद अगर नीतीश कुमार की पार्टी की सीटें बढ़ती हैं और वो फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं, इसके बावजूद कि हम सब उनकी मनोदशा से परिचित हैं, मनोविकार, मनोरोगों से परिचित हैं, किस तरह से वो पब्लिक में बिहेव करते हुए बार बार पकड़े गए हैं, बार बार उनकी फजीहत हुई है, छीछा लेतर हुई है, इसके बावजूद अगर बिहार की जनता एक ऐसे नेता को फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, इसके बावजूद बिहार की जनता की इन 20 सालों में नीतीश कुमार ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। जहां बिहार 2005 में था वहीं आज 2025 में भी है। किसी तरह का कोई बड़ा बदलाव नहीं है। ये जो बदलाव की बात करते हैं, प्रगति की बात करते हैं बिहार में, ये तमाम बातें झूठी हैं। एक सामान्य बदलाव, एक सामान्य प्रगति जैसे दूसरे राज्यों में हुई है, उससे भी बुरी स्थिति बिहार में हुई है। इतने 20 सालों में 2 बड़े कारखाने भी नहीं लगे हैं बिहार में, कोई इन्वेस्टमेंट बिहार में नहीं आया है, बिहार में कोई कारखाने नहीं हैं, कोई उद्योग धंधे नहीं लगाए। ये तमाम तरह की नाकामियां जो नीतीश कुमार और उनकी सरकार की रही हैं, क्या बिहार की जनता ने उसको अनदेखा कर दिया? और इतने सब के बावजूद कि उधर प्रशांत किशोर लगातार बिहार की जनता को जगाने में लगे रहे और इधर तेजस्वी यादव भी बार बार बताने लगे, राहुल गांधी भी लगे रहे, क्या इस सब के बावजूद बिहार के लोगों ने को परिवर्तन नहीं चाहिए था? वो यथास्थिति के बधुआ बन गए हैं? या फिर एक जो बड़ा फैक्टर है वो काम कर रहा है कि SIR का खेल हो गया है, चुनावी धांधली का खेल हो गया है, डुप्लीकेट वोटर्स का खेल हो गया है, फर्जी वोटर्स का खेल हो गया है, और उसकी वजह से इस तरह के नतीजे आए हैं जिसमें प्रशांत किशोर का फैक्टर आउट हो गया है और एनडीए एक अच्छे मार्जिन के साथ चुनाव जीतता हुआ दिख रहा है। जैसा कि हमने हरियाणा में देखा, जैसा कि हमने महाराष्ट्र में देखा कि एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल्स कुछ और कह रहे थे, पत्रकार जो ज़मीन पर घूम रहे थे वो कुछ और कह रहे थे और नतीजे कुछ और निकले।
तो क्या ये एग्ज़िट पोल जो आए हैं, क्या इन एग्ज़िट पोल के पीछे कोई टूल किट है, कोई बीजेपी का, मोदी सरकार का एक एजेंडा है कि पहले से माहौल बना दो ताकि उसमें धांधली छुप जाए, एक नैरेटिव बना के रखो कि एनडीए जीत रही है, जीत रही है, जीत रही है, और जब जीत जाएगी तो कोई सवाल नहीं करेगा कि भाई इतने सारे एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल्स तो एनडीए को जिता ही रहे थे। और ये भी दिखा दो कि महिलाओं के वोट एक मुश्त इतने % बढ़ गए हैं और उसी की वजह से पूरा खेल पलट गया है। तो ये तमाम तरह के दंद फंद, तमाम तरह की तिकड़में, तमाम तरह की धांधलेबाजी, अगर इस चुनाव की, अगर ये एग्जिट पोल सही होते हैं और वो उस चुनाव नतीजे में तब्दील होते हैं, तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा, न केवल प्रशांत किशोर के लिए, क्योंकि प्रशांत किशोर के साथ एक थोड़ी हमदर्दी मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि बिहार के बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूँ और उनसे जब बात करके लगता है तो वो प्रशांत किशोर को इतना क्रेडिट तो देते हैं कि उसने ज़मीन पर काम किया और बिहार की जनता को सच्चाई दिखाने की एक कोशिश की। उससे किसको फ़ायदा होना था, किसको नहीं होना था, ये अलग बात है, लेकिन प्रशांत किशोर ने जो कुछ किया उसका उन्हें फल क्या मिला, और कोई आगे भविष्य में कोई इस तरह से ज़मीन पर मेहनत करेगा तो उसे करने की सोचे, तो क्या उसे प्रशांत किशोर के इस प्रयोग का ध्यान रखना चाहिए। ये वो बातें हैं जो हमें बहुत करीब से सोचना चाहिए कि ठीक है, अरविंद केजरीवाल भी एक प्रयोग करता थे दिल्ली में, उन्होंने भी चुनाव जीते और बड़ी विचित्र परिस्थितियों में जीते, लेकिन उन्होंने जनता को रियलिटी कम दिखाई, कुछ नारे इजाद किए भ्रष्टाचार 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 के, और कुछ सब्ज़बाग दिखाए। प्रशांत किशोर के बारे में कहा यह जाता है कि उन्होंने कोई सब्ज़बाग किसी को नहीं दिखाया, उनका एजेंडा ज़्यादा यथार्थ परक था, उन्होंने कोई बहुत बड़े बड़े वादे भी नहीं किए, और इस वजह से क्या वो चुनाव में चल नहीं पाए, क्या इसलिए लोगों को वो आकर्षित नहीं कर पाए, इसके बावजूद कि वो लगातार दोहराते रहे कि ये बदलाव होने वाला है, परिवर्तन होने वाला है। ये प्रशांत किशोर जैसा जो इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट है, जिसने इतने सारे इलेक्शन में इतने सारे तमाम नेताओं के साथ काम किया, पार्टियों के साथ काम किया, वो जब अपना प्रयोग करता है तो वो इसको भांपने में, और अपने प्रदेश में करता है, अपने लोगों के बीच में करता है, तो वो क्यों नहीं लोगों की नब्ज़ को समझ पाता है, क्यों वो चूक जाता है लोगों की भावनाओं को पकड़ने में। तो ये एक मैं समझता हूँ कि बिहार में प्रशांत किशोर के रूप में एक बड़ा प्रयोग हुआ है। इसे राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में भी देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल, प्रशांत किशोर, ये दो ऐसे प्रयोग हैं जो दो तरह से फेल किए हैं। अरविंद केजरीवाल ने बड़े सब्ज़बाग दिखाए और फिर झूठे साबित हुए, करप्शन का भी बड़ा मामला उनके ऊपर बना, तो एक वो फेल हुए, और दूसरा प्रशांत किशोर ने कोई इस तरह का काम नहीं किया जिसकी वजह से उन पर कोई दाग लगता। ठीक है, वो अपर कास्ट के हैं, ब्राह्मण हैं, और बिहार की राजनीति चूँकि जातिवादी खांचों में इस बुरी कदर बटी हुई है और जकड़ी हुई है कि उसमें जो अपर कास्ट की संख्या है वो बहुत कम है, उसके वो दम पर कोई नेता बहुत आगे नहीं जा सकता है, और प्रशांत किशोर की एक सीमा ये भी हो सकती है। प्रशांत किशोर ने दूसरे तरह से इस सीमा को तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि नए बिहार बनाने के लिए शायद बिहारी भी अपनी जातिवादी जकड़ों से निकलेंगे और उनके साथ आ जाएंगे और उनको मौका देंगे, लेकिन शायद बिहार को वो बहुत कम समझ पाए हैं, बिहार को समझने में वो चूक गए, और इसलिए उनको इस तरह की दुर्गति की तरफ आगे बढ़ना पड़ रहा है, दुर्गति का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी तो रिज़ल्ट आए नहीं है, हो सकता है रिज़ल्ट कुछ और आए, और पिछली बार बिहार के जो
एग्ज़िट पोल थे वो सारे के सारे गलत भी साबित हुए थे, इक्का दुक्का को छोड़कर। तो एग्ज़िट पोल कोई भरोसेमंद चीज़ तो होते नहीं है, इसकी मैं शुरू में भी कह चुका हूँ। लेकिन अगर वो सही होते हैं, चाहे जिन भी वजहों से, चाहे घोटाले की वजह से, धांधलियों की वजह से, SIR की वजह से, लेकिन जिस भी वजह से है, अगर प्रशांत किशोर इस बुरी तरह हारते हैं कि उनके 1, 2, 3, 4 कैंडिडेट ही जीत पाते हैं, और मान लीजिए कुछ चैनल तो कह रहे हैं, कुछ सर्वे कह रहे हैं कि 0 भी आ सकता है, 1 भी मिल सकता है, अगर उस स्तर पे गए तो प्रशांत किशोर का जो राजनीतिक करियर है, जो राजनीतिक भविष्य है, वो एक तरह से शुरू होने के पहले ही ख़त्म होने वाला है। उनका भविष्य अब आगे क्या होगा, ये तो 14 नवंबर को हम देखेंगे भी, जानेंगे भी। प्रशांत किशोर के रिएक्शन से भी समझेंगे कि उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं, बिहार से अब तौबा कर लेंगे, या फिर अगले 5 साल की लड़ाई वो और लड़ेंगे शिद्दत के साथ और तैयारी करेंगे। क्योंकि ये माना जाता है कि राजनीति में जितना लंबा टिके रहेंगे आप, मेहनत करते रहेंगे, उसका फल कभी ना कभी तो मिलता है। लेकिन प्रशांत किशोर उतने लंबे रेस के खिलाड़ी अपने आप को मानते हैं या नहीं मानते हैं? उन्होंने 3 साल का ये समय लिया था, क्या उसमें 5 साल और वो जद्दोजहद करने के लिए तैयार हैं? ये एक बड़ा सवाल है जो शायद 14 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो हमें प्रशांत किशोर से ही जानने को मिल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।